आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज मैं एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न लेके आपके सामने आया हूँ। एनसीईआरटी प्रश्नों में दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो प्रश्न होते हैं और एक बीच बीच में भी प्रश्न होते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बीच वाले प्रश्न से भी आता है। तो सबसे पहले मैं बीच का क्वेश्चन डील करूँगा जो कि एनसीईआरटी पुस्तक में जिसका आंसर नहीं है, जिसका आंसर है या जो बना हुआ है उसको मैं डील नहीं करूँगा। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको मैं डील करूँगा आपके सामने। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो ठोस के अणुओं के मध्य का अंतराण्विक बल अधिक होता है, यानी ठोस के अणु काफ़ी पास पास रहते हैं, तथा ठोस का आयतन निश्चित होता है एवं कम ताप पर ठोस का उष्मन ऊर्जा भी कम होता है। यही कारण है ठोस कठोर होते हैं। आंसर मैं लिख देता हूँ। पहला प्रश्न है ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो ठोस के अणुओं के मध्य का अंतराण्विक बल अधिक होता है तथा ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और कम ताप पर ठोस का उष्मन ऊर्जा जो है वो भी कम होता है, अतः ठोस कठोर होता है। दूसरा प्रश्न है ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो दिए गए द्रव्यमान पर ठोस का घनत्व तो निश्चित होता है ना, अतः ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। यानी कि ये जो है द्रव्यमान दे दिया गया कि भाई 10 किलो है, 5 किलो है, जो भी, या 500 ग्राम है, तो जितना दिया गया उस पर घनत्व तो क्या होता है? निश्चित होता है किसी भी पदार्थ का। तो जब द्रव्यमान निश्चित हो गया, घनत्व तो निश्चित हो गया, तो ये जब दोनों निश्चित है तो आयतन भी निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित हुआ ना। यही बोल रहा है कि दिए गए द्रव्यमान पर ठोस का घनत्व निश्चित होता है, अतः ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। और ये है आपका दोनों प्रश्न का उत्तर। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये तो आप पहले से मैंने आपको बता रखा था, एनसीईआरटी का ये वाला सवाल का जवाब मैं पहले दे रखा था। तो सबसे पहला है पॉलीयूरेथेन। तो पहले आप जानिए अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय क्या है। अक्रिस्टलीय कहते हैं जिसका कि ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, और क्रिस्टलीय कहते हैं जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय में 4 एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको। पहला एग्जाम्पल था कांच, दूसरा था रबड़, तीसरा था बहुलक। बहुलक एक चैप्टर का नाम भी है ना। बहुलक एक चैप्टर है कि जब छोटे छोटे अणु जुड़कर एक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ये सब इजी चैप्टर है जो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ आराम से। कुछ नहीं है इसमें, मैं लिख भी दूंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि क्या लिख रहा है। मेन पढ़ाने में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है, सॉलिड स्टेट है, ये सब चैलेंजिंग चैप्टर्स है। तो इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए और काफ़ी ये अच्छा इससे रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आगे आपको नंबर भी अच्छे आएंगे। पॉलीयूरेथेन। तो पॉलीयूरेथेन क्या है? जिसमें पॉली लगा हो वो सब बहुलक होता है। जिसमें पॉली लगा हो तो ये बहुलक है। और बहुलक क्या होता है? अक्रिस्टलीय। बहुलक क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन का फिक्स फार्मूला होता है। तो जनरली जिसका फिक्स फार्मूला होता है, ऐसे सभी का नहीं है, लेकिन जिसका फिक्स फार्मूला होता है वो सब क्रिस्टलीय होता है। जनरली फिक्स फार्मूला मतलब नियमित, जैसे इसका है फिक्स C10H8, जैसे जल है H2O फिक्स है। तो क्रिस्टलीय ठोस, ये है क्रिस्टलीय ठोस। देखो बेंजोइक एसिड, इसका फार्मूला होता है C6H5COOH, ये भी आपका है क्रिस्टलीय ठोस। टेफ्लॉन, देखो टेफ्लॉन बहुलक है, इसको ऐसे कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। ये जो है टेफ्लॉन आपका बर्तन में यूज़ होता है, बर्तन के नीचे ये तल में लगा रहता है, नीचे नहीं ऊपर, ताकि खाना नहीं चिपके, नॉन स्टिक बर्तन में रहता है। ये है बहुलक है, तो क्या हो गया? ओ क्रिस्टलीय ठोस। ओ क्रिस्टलीय ठोस हो गया। ये जो है पोटासियम नाइट्रेट, ये देखो पोटासियम नाइट्रेट है, ये जो है ये कौन सा हो गया? क्रिस्टलीय ठोस। सिंपल है, ये सब मैंने पहले पढ़ा रखा है। और ये सब बनाने के जैसे एनसीईआरटी का सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, उसके लिए आपको पूरा चैप्टर थ्रू आउट पढ़ना पड़ता है। पहले पढ़ लीजिए, पूरा लेक्चर देख लीजिए, फिर ये कीजिए और बेहतर स्थिति में आपको बनेगा। इसे सेलोफेन, ये भी बहुलक है। सेलोटेप देखते होगे, तो ये भी आपका क्या है? बहुलक है।
ये जो बहुलक है ये हो गया आपका ओक्रिस्टलीय ठोस, ओक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद अगला जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी बहुलक है, जिसमें पॉली लगा हो सब बहुलक है। तो ये जो बहुलक है ये कौन सा है? ये आप देखते हो तार जो होता है, तार का जो कवर होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही बना होता है, या फिर पाइप होता है, पाइप उसमें लिखा भी रहता है पीवीसी। ये सब बहुलक है। और बहुलक बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है बहुलक, एकदम एक मतलब उसमें ना सिर्फ बोलने में ही आप समझ जाओगे। जैसा नहीं है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित हो, जिसका निश्चित नहीं हो। कितना ईजी है, समझ गए बात। लेकिन जब डीप में जाओगे तब वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठोस अवस्था। तो ये बहुलक ये सब चैप्टर तो ऐसे ही है। वो मैंने बोला ना कि लास्ट में मैं पढ़ाता हूँ। लास्ट में ये जैसे बहुत सारे जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि जैव अणु हो गया, या फिर बहुलक हो गया, या फिर दैनिक जीवन में रसायन हो गया, या फिर और भी एक एमीन हो गया, सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। लास्ट में पढ़ा देता हूँ और आसान है ये सब, तो ज़्यादा नंबर भी नहीं आना है इससे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, और पीवीसी जो है ये एक बहुलक है। तो ये हो गया ओक्रिस्टलीय ठोस, ओक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद रेशा, रेशा भी बहुलक है। तो ये हो गया आपका ओक्रिस्टलीय ठोस, ओक्रिस्टलीय ठोस। कांच हो गया, कांच भी बहुलक ओक्रिस्टलीय ठोस है, सॉरी बहुलक नहीं है। कांच हो गया ओक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम लोग तांबा देखे, तो कोई खाली ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम। तांबा, तांबा है परमाणु है, यानी तत्व है, सॉरी तत्व है। तो तांबा क्या है? तत्व है। तो जो तत्व है ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी काम आने वाला है। प्रश्न 4 है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो अतिशीतित द्रव है जो कि ठंडा करने पर ठोस बन जाता है। जैसे कि आप शीशा देखते हो, कांच, ये इसको क्या देखते हो कि ये इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी अतिशीतित द्रव। इसमें क्या होते हैं? बहाव के गुण होते हैं। अब बहाव के गुण कैसे हुआ? आप देखो कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो शीशा है, जो आपके खिड़की में शीशा लगा हुआ है, उसका ऊपर का तल पतला और नीचे का तल मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण वो क्या होता है? बहता है। यही कह रहा है कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि यह द्रव के गुणों को प्रदर्शित करता है, यह दर्शाता है। इसमें द्रव के जैसे बहाव का गुण पाया जाता है, और इसमें उच्च श्यानता होती है। यानी इसका जो बहाव होता है, श्यानता का मतलब क्या कि द्रव का वह गुण जो द्रव के विभिन्न परतों के आपेक्षिक गति का विरोध करता है ना, उसे श्यानता कहते हैं। जैसे कि कोई बोले कि श्यानता पानी का ज़्यादा है कि दूध का ज़्यादा है, तो दूध का ज़्यादा है क्योंकि गाढ़ा है। जो जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा श्यानता ज़्यादा रहेगा। तो ये आप देखते हो शीशा जो है उसका श्यानता काफ़ी उच्च होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। तो यही कह रहा है, लेकिन यह श्यानता गुण प्रदर्शित करता है, और श्यानता गुण प्रदर्शित कौन करता है? द्रव। तो यही कह रहा है तथा यह उच्च श्यानता गुण प्रदर्शित करता है। तो 5वां प्रश्न है, एक ठोस के अपवर्तनांक की सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो क्या कह रहा है? अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होता है, तो इसको समदैशिक कहेंगे। समदैशिक किसको कहते थे? कि वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान हो उसे समदैशिक कहते थे। आप इसको यदि देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में शायद आपको मिल जाएगा। तो समदैशिक कौन किसका गुण होता था? तो वो क्रिस्टलीय ठोस का। ठोस 2 प्रकार के होते थे जनरली वर्गीकृत, एक क्रिस्टलीय और ओक्रिस्टलीय। तो ओक्रिस्टलीय का गुण होता था समदैशिक। हो गया यहाँ तक। अब जो समदैशिक पदार्थ है वो क्रिस्टलीय होता था, और समदैशिक उसके बाद ये जो लिख रहा है कि क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो विदलन गुण क्या है कि किसी वस्तु को हम काटें और उसका जो तल है, जैसे ये देखो इसका तल जो है यदि चिकना होगा तो विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, और चिकना नहीं होगा तो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले। तो ये क्या विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? तो आप जानिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विदलन गुण प्रदर्शित करता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो चूंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है तो यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, 23 लीजिए। अगले प्रश्न के लिए चलिए।
छठा प्रश्न है, उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो अंतराण्विक बलों के आधार पर जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। इसको आपको सही से जानना है तो लेक्चर 3 में जाइए, ठोस अवस्था के लेक्चर 3 में यूट्यूब पे होगा, आप मेरे चैनल पे कुणाल केमिस्ट्री क्लासेस पे, और वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन सभी में आपको ये बात बांटना है कि ये कौन सा आणविक है, कौन सा आयनिक है, कौन सा धात्विक और कौन सा सहसंयोजक है। तो आप यहाँ देखें, पोटासियम सल्फेट क्या फार्मूला हुआ, K2SO4। तो कौन सा ठोस हो गया, टीन का फॉर्मूला ये क्या होता है, इसका सूत्र SN, बेंजीन C6H6, यूरिया NH2CO NH2, जल का तो जानते ही हो H2O, जिंक सल्फाइड का ZnS, ग्रेफाइट का तो कार्बन ही है, रुबिडियम का Rb, आर्गन का Ar और सिलिकॉन कार्बाइड का मैंने लिख रखा है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आणविक है, कौन सा आयनिक है, कौन सा सहसंयोजक है और कौन सा धात्विक ठोस है। तो देखो ये अणु है, तो ये हो गया आणविक ठोस। नो तो देखो ये आयन में टूटेगा ना, तो ये हो गया आयनिक ठोस। कौन सा ठोस हो गया, आयनिक ठोस। ये देखो धातु है, टिन धातु है, तो ये हो गया धात्विक ठोस। ये देखो अणु है, बेंजीन अणु है ना, तो ये हो गया आणविक ठोस। उसके बाद ये भी अणु है, आयन में टूटेगा नहीं, ये भी हो गया क्या, आणविक ठोस। फिर जल भी अणु है, ये भी हो गया क्या, आणविक ठोस। जिंक सल्फाइड ZnS, ये देखो प्लस माइनस में टूट सकता है, टूटेगा ना, Zn प्लस S माइनस, देखो इससे टूटेगा कि नहीं, तो ये आयनिक ठोस में आ सकता है माइनस। तो ये हो गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस याद रखिए, सब आपके ऑब्जेक्टिव में खूब काम आने वाला है। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट किस में होता है, ग्रेफाइट होता है सहसंयोजक ठोस। मैंने एग्जाम्पल में लिखा रखा है सबका, सहसंयोजक ठोस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाओ जाके देखो, वहाँ लेक्चर होगा, लेक्चर में जाओ, उसके बाद ये बनाना इजीली बनेगा। रुबिडियम Rb, तो तत्व है ये, यानी धातु है, धातु क्या हो गया, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। आर्गन, तो आर्गन धातु तो है नहीं, है ना, अधातु है जनरली, ये गैस है, तो ये भाई हो गया आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस। और अंत में सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा हो गया, सहसंयोजक ठोस। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से जल्दी। 7, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। या किस प्रकार का ठोस है, यानी पूछ रहा है कि वैसे ठोस का नाम बताइए जो कि अत्यधिक कठोर होते हैं और ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते और वो अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। भाई ये कौन सा हुआ, सिंपल है, ये सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक का क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, गलनांक भी काफ़ी उच्च होता है ना, और ये अत्यधिक कठोर भी होते हैं और ये ठोस और गलित अवस्था में विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं। अतः सटीक आंसर जो है वह सहसंयोजक ठोस है। 8वां प्रश्न जो है ध्यान दीजिए, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो आंसर बहुत ईजी है कि आयनिक ठोस में विद्युत चालकता किसके कारण होती है, तो आयनों की गति के कारण होती है। क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति ही नहीं कर पाते, माध्यम ही नहीं मिलता है, तो आयन क्या है, गति ही नहीं कर पाते हैं। तो ठोस अवस्था में आयनिक ठोस जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत चालक नहीं होते हैं। लेकिन जब उसमें हम ये उसको पिघला देते हैं,
या उसमें हल्का पानी डाल देते हैं, पानी तो उसमें जो आयन होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ जा पाते हैं। मैंने अभी विद्युत रसायन में उसी चीज़ पर चर्चा भी कर रखा है कि आयन जो है इधर से उधर जा पाते, गतिशील हो जाते हैं, और गतिशील जब होते हैं तो जो आयनिक ठोस है उसमें विद्युत का चालन होने लगता है। इसीलिए लिखा गया है अतः यह गलित अवस्था में विद्युत चालक नहीं होते। हो गया, विद्युत चालक होते, माफ कीजिएगा, यहाँ होगा अतः यह गलित अवस्था में विद्युत चालक होते, है ना। फिर एक बार आंसर फिर से देखिएगा। आयनिक ठोस में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। चूंकि ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते हैं अतः आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत चालक नहीं होते, परंतु गलित अवस्था में आयनिक ठोस के आयन गतिशील होते हैं अतः ये मतलब आयनिक ठोस गतिशील अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, फिर कल लाइव क्लास में मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से मैं हर रोज़ रात 8 बजे आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा, आप देखते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं, बाय।